स्वागत है सभी लोगों का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के न्यू एपिसोड के अंदर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अर्थर और इलाइजा ने फाइनली जायरस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। उनके ज्वाइन करने के बाद उनके साथ काफी सारे कारनामे भी होते हैं। साथ में अर्थर टेसिया से ही मिलता है। शुरुआत में उन दोनों के बीच में काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर रात में अर्थर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर देता है और अब रात में वो लोग काफी ज्यादा अच्छे बातें भी करते हैं। सोने जाने से पहले अर्थर टेसिया को वही एल्डरवुड गार्डियन का बीच स्कोर भी दे देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जायरस एकेडमी के डायरेक्टर यानी कि सिंथिया अब अर्थर को डिसिप्लिनरी कमेटी ज्वाइन करने का ऑफर करती है। साथ में वो इसे इस चीज का भी लालच देती है कि अगर तुम डिसिप्लिनरी कमेटी को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें इस एकेडमी के अंदर काफी सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे कि पर्सनल ट्रेनिंग रूम और साथ में तुम लाइब्रेरी को भी एक्सेस कर पाओगे। वहीं अर्थर इतने कमाल के ऑफर को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो डिसिप्लिनरी कमेटी का एक मेंबर बन जाता है। अब अर्थर डिसिप्लिनरी कमेटी की यूनिफॉर्म पहनकर अब वहां पर फाइनली डिसिप्लिनरी के ऑफिस में आ जाता है। अंदर एंटर करने से पहले अर्थर सोचता है कि इस रूम के अंदर जायरस एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट होने वाले हैं। देखते हैं कि वो कैसे होंगे। जैसे वो गेट खोलते हैं उसके ऊपर एक शेर दहाड़ता है, पर ना ही अर्थर डरता है और ना ही सिल्वी डरते हैं। सिल्वी तो अब उस शेर को थप्पड़ ही मार देती है। इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। जो देखकर अब एक बंदा कहता है कि जैसा मैंने प्लान किया था ये तो बिल्कुल वैसा हुआ ही नहीं। जो देखकर अर्थर भी अब उसे कहता है कि क्या ये मेरा एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि मैं डरपोक हूँ या फिर नहीं। तो बंदा भी कहता है हाँ, वैसे लगता है कि डायरेक्टर ने एकदम परफेक्ट बंदे को चुना है। क्या तुम्हारी स्किल्स देखकर यहाँ पर भेजा गया है तुम्हें, या फिर तुम्हारे कनेक्शंस की वजह से भेजा गया है। वो अर्थर को अब काफी ज्यादा घूरने लगता है, जो देखकर अर्थर भी अब थोड़ा सा वियर्ड फील करता है। तो बंदा कहता है कि माफ करना, मेरा नाम काय क्रिस्टलस है और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, तुम बस मुझे काय बुला सकते हो। तो अर्थर भी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि ये सिल्वी है, ये मेरी बॉन्ड है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि सिल्वी ने तो उस शेर को अच्छे से ठिकाने लगा दिया है, जो देखकर काय भी घबरा जाता है। वो सोचता है कि आखिर सिल्वी ऐसी कैसी पावरफुल सी बॉन्ड है जो कि ग्रोडर को इस तरीके से डरा कर बिठा रखी है। तभी अब वहाँ पर एक और भारी भरकम सी लड़की आ जाती है, जो कि अर्थर को देखकर कहती है तो यहाँ पर एक और लड़का आ गया, काश यहाँ पर इस कमेटी के अंदर असली मर्द होते। उस लड़की को देखकर अर्थर को अब हेलगार्थ की याद आ जाती है। वहीं पर अब वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है डोरा ड्रिया ओरेगार्ड और वो भी एक 1st ईयर की स्टूडेंट है। जो सुनकर अर्थर अब उसे हाथ मिलाता है, पर वो लड़की उसके हाथ को साइड कर देती है। जिसके बाद अब काय भी अर्थर से कहता है कि चलो टाइम वेस्ट मत करो, बाकी के लोग भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो लोग भी अब अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद काय अब अर्थर कहता है कि डायरेक्टर ने हमें तुम्हारे बारे में नाम तक नहीं बताया था, तुम्हारे बारे में कोई डिटेल तक नहीं बताई, इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस है तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तभी डोरा ड्रिया भी अर्थर के हाथ को पकड़कर अंदर ले जाती है और सभी को बताती है कि नया लड़का आ गया। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर तो कर्टिस भी होता है, जो कि अर्थर को देखकर कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम होगे यहाँ पर। वो भी अब ग्रोडर को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इसकी ऐसी हालत कर दोगे, आखिर इसे हुआ क्या है। ये सुनकर अर्थर अब कर्टिस से कहता है कि तो ये शेर तुम्हारा बॉन्ड है, ये वही है ना जो कि ऑक्शन में तुमने खरीदा था। जिस पर वो कहता है हाँ, लास्ट ईयर ग्रोडर A क्लास का हो चुका है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जो देखकर बाकी सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इस पर कर्टिस कहता है कि मैं ही नहीं बल्कि प्रिंसेस केथलीन भी जानती है। हम लोग भी अब देखते हैं कि प्रिंसेस केथलीन भी डिसिप्लिनरी कमेटी में है। वो भी अब वहाँ पर आ जाती है और अर्थर को देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर अर्थर को उसका पुराना दोस्त मिलता है। वो भी अब अर्थर को देखकर कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं अर्थर, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तो अर्थर कहता है कि माफ करना, पर तुम हो कौन। जो सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे भूल कैसे गए, मैं फेरिथ हूँ। तो अब अर्थर को भी याद आ जाता है कि ये फेरिथ है जिससे कि वो एल्फ किंगडम में मिला था और उसकी उसने वहाँ पर कितनी बेइज्जती करी थी। जो सुनकर फेरिथ कहता है कि मेरी बेइज्जती मत करो, भले मैं तुम्हारे सेम क्लास का हूँ पर फिर भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। तो अर्थर भी कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि अब उन लोगों को देखकर कहती है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर अनजान हैं। उस लड़की के साथ एक लड़का भी होता है। वो लड़की अब अपना नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम क्लेयर ब्लेड हार्ट है और मैं 6th ईयर की बैटल में स्टूडेंट हूँ और मैं इस डिसिप्लिनरी कमेटी ग्रुप की लीडर भी हूँ। ब्लेड हार्ट नाम सुनकर अर्थर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या आप केस पेन को जानते हो। तो क्लेयर कहती है हाँ, वो तो मेरे अंकल हैं, तुम उसे कैसे जानते हो। जिस पर अर्थर कहता है कि नहीं ऐसे ही, मैंने तो केस पेन की ताकत के बारे में अपने डैड से सुना है। वहीं अर्थर तो झूठ बोल रहा होता है, वो उसे बताता नहीं है कि अर्थर तो ऑलरेडी केस पेन को हरा चुका है। वहीं
अब क्लेयर बताती है कि जैसे ही मैं अवेकन हो गई थी तब से ही मेरे अंकल मुझे ट्रेनिंग देने शुरू कर गए थे, तो मेरी काफी सारी टेक्निक्स उन्हीं की तरह है। मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम मेरे अंकल को जानते हो। तभी वहाँ पर क्लेयर के साथ जो बंदा होता है वो भी अब अर्थर के पास आ जाता है और कहता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर इतने कमजोर लोग कब से आ गए। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर से हाथ मिलाता है और अब वो अर्थर के हाथ को काफी जोर से दबाने लगता है, वो भी अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके, जो देखकर अर्थर भी सोचने लगता है कि क्या ये बंदा मुझे टेस्ट कर रहा है। अर्थर कहने लगता है कि अगर मेरी बॉडी सिल्विया के बीस्ट विल की वजह से ताकतवर नहीं होती तो मैं हार जाता, पर क्योंकि सिल्विया मेरे साथ है मैं इसे हरा दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर भी अब उसके हाथ के दर्द को सहन करने लगता है, जो देखकर सभी काफी इंप्रेस हो जाते हैं। वहीं पर वही वाला बंदा अर्थर से कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। दूसरी तरफ काय भी अर्थर से कहने लगता है कि हाँ तुम तो सही में काफी ताकतवर हो। इस बंदे ने जब फेरित का हाथ इतने जोर से दबाया था तो फेरित तो नीचे ही गिर गया था। ये सुनकर फेरित गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं एक कॉन्जरर हूँ और अर्थर एक ऑगमेंटर है, तो मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। उन लोगों को अब आपस में लड़ता हुआ देख क्लेयर उन्हें शांत कराती है और कहती है कि इस तरीके से अपना मूड मत खराब करो, हम लोग को अनाउंसमेंट में जाना है। वैसे भी ये पहली बार होने वाला है कि डिसिप्लिनरी कमेटी अपना चेहरा दिखाने वाली है लोगों को। जो सुनकर अर्थर कहता है कि मुझे अनाउंसमेंट के बारे में नहीं पता था, मैं तो किसी भी चीज की तैयारी नहीं करी। तो कर्टिस कहते हैं चिंता मत करो, तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो अनाउंसमेंट है वो स्टूडेंट काउंसिल करने वाली है, मैं वहाँ बस जाना है और खड़े रहना है। जिसके बाद अब क्लेयर अब उन सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहती है और कहती है कि चलो अब बाकी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि कौन आ रहा है उनको रूल्स फॉलो करवाने के लिए। अगले सीन में हम लोग अब टेसिया को देखते हैं जो कि अब अनाउंसमेंट कर रही होती है। वो सभी लोगों को अब डिसिप्लिनरी कमेटी से मिलवाती है। टेसिया सभी को बताती है कि जो भी मुसीबत खड़ी करेंगे उन्हें डिसिप्लिनरी कमेटी छोड़ेगी नहीं, इसलिए अच्छे से बिहेव करना। जिसके बाद अब डिसिप्लिनरी कमेटी भी वहाँ पर आ जाती है। अगले सीन में अर्थर अब अपनी क्लासरूम में होता है जहाँ पर सभी लड़कियां और लड़के सभी लोग अर्थर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। सभी लोग के दिमाग में अर्थर के बारे में काफी अलग अलग विचार है, जैसे कि कुछ कह रहे होते हैं कि अर्थर ने कनेक्शंस का यूज करके यहाँ तक पहुंचा है या फिर वो इतना टैलेंटेड है भी या नहीं। ऐसे तरीके के लोगों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो सब सुनकर इलाइजा अर्थर के पास आ जाता है और कहता है कि मिस्टर डीसी ऑफिसर यानी कि डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑफिसर, देखो कि तुम कितने पॉपुलर हो। ये सुनकर अर्थर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर बनने पे इतने ज्यादा अटेंशन आएंगे, वरना मैं बनता ही नहीं। तो इलाइजा कहता है कि तुम पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ 8 में से 1 पर्सन हो जिसने काली यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो इतना तो अटेंशन आना ही था। इसके बाद अब अर्थर देखता है कि अब उनका टीचर वहां पर आ जाता है। उसे देखकर अर्थर देखता है कि ये तो एक कॉन्जुरर है और इस टीचर ने अपने कोर के ऊपर इतना अच्छे से कंट्रोल कर रखा है कि अर्थर तो उसके लेवल को सेंस तक नहीं कर पा रहा है। वो टीचर जैसे अपनी किताब को बंद करता है सभी लोग अब शांत हो जाते हैं। वो टीचर अब सभी से कहता है कि मेरा नाम प्रोफेसर एवियस है और आज मैं तुम लोग को माना थ्योरी के फंडामेंटल सिखाऊंगा। टीचर अब सभी से कहता है कि मैं तुम लोग को काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा, पर हमारी जो क्लास है वो बेसिक क्लास होने वाली है। पर इंटरेस्टिंग क्लास इसलिए होगी क्योंकि मैं तुम लोग को काफी सारे मजेदार प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स भी दूंगा। तो चलो, क्योंकि हमारी एकेडमी के अंदर नए बदलाव आए हैं, मैं भी तुम लोग को अब बेसिक के बारे में बताता हूँ। मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आखिरकार कॉन्जुरर्स बेटर कैसे हैं ऑगमेंटर से। वो कहता है कि पुराने दिनों में ऑरेंज कोर तक भी जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, इसी वजह से कॉन्जुरर्स के पास एक काफी बड़ा एडवांटेज हुआ करता था ऑगमेंटर्स के ऊपर। अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करें तो जो कॉन्जुरर्स हैं उन लोग के पास काफी ज्यादा माना वेव्स डेवलप हो जाते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी बॉडी के अंदर माना को एब्जॉर्ब करने के लिए, और वही वेन्स माना कोर के अंदर माना को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती रहती है। दूसरी तरफ जो ऑगमेंटर्स होते हैं उन लोगों ने नेचुरली ही माना चैनल्स को डेवलप कर लिया होता है, इसी वजह से वो लोग अपने माना को बाहर निकाल पाते हैं अपनी बॉडी से। जो कॉन्जुरर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपने अराउंड के जो माना को होते हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से वो लोग हायर कोर लेवल पर काफी जल्दी से पहुंच जाते हैं। कॉन्जुरर्स होते हैं वो इजीली अपनी बॉडी के थ्रू माना को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो ऑगमेंटर्स होते हैं वो अपने माना को अच्छे से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलो क्लास, मुझे ये बताओ, अगर अंत में 2 मेजेस हैं, एक कॉन्जुरर है और एक ऑगमेंटर है, और दोनों ही सिल्वर कोर स्टेज पर है, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज किसके पास होगा? एक मेज अपने कोर को ताकतवर बनाता है और दूसरा अपनी बॉडी को, इसमें से किसके पास एडवांटेज होगा? अर्थर देखता है कि सही बच्चे इस क्वेश्चन के अलग अलग जवाब देते हैं और अब वो क्लास खत्म हो जाती है, जहाँ पर अर्थर अब अपनी दूसरी क्लास के लिए निकल जाता है और इलाइजा दूसरी तरफ। अर्थर देखता है कि ये जो क्लास है उसके अंदर एक अरीना भी है, जिसे देखकर वो कहता है कि शायद ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वो अब जाकर एक सीट पर बैठ जाता है, तभी वहाँ पर कैथलीन भी आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि क्या मैं साइड में बैठ जाऊँ तुम्हारे?
तो अर्थर उसे हाँ कर देता है। वहीं वो अपने मन में सोचता है कि और भी तो काफी सारी जगह है, तुम वहाँ भी तो बैठ सकती थी। वहीं वहाँ पर केथलीन को बैठा हुआ देख सिल्वी अब उसे बाव करने लगती है। उसे देखकर केथलीन भी शर्मा जाती है और कहती है कि ये तो काफी क्यूट है। तभी उस क्लास में फेरित भी आ जाता है, जो कि अर्थर को देखकर कहता है कि तुम तो मेरे राइवल अर्थर हो। ऐसा बोलकर अब वो भी वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद अब क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर आता है। इंस्ट्रक्टर अब कहता है कि मुझे पता ही था कि मैं काफी पॉपुलर हूँ, इसलिए तो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं। वहीं उस इंस्ट्रक्टर को देखकर अर्थर सोचता है कि ये तो वही बंदा है जिससे मैं गलती से टकरा गया था। वो इंस्ट्रक्टर सभी से कहता है कि जैसे कि तुम लोग जानते हो ये क्लास प्रैक्टिकल माना मैनिपुलेशन की है। इसका ये मतलब है कि हम लोग काफी सारी चीजों को प्रैक्टिकली करने वाले हैं। वहीं वो इंस्ट्रक्टर काफी ठरकी होता है। वो सोच रहा होता है कि हाँ तो काफी सारी क्यूट क्यूट लड़कियां हैं। तभी उसका ध्यान अब अर्थर की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि तो वही लड़का है जिसने मेरी बेइज्जती करी थी खुलेआम। ये तो एकदम परफेक्ट मौका है, मैं सभी के सामने इसकी ही बेइज्जती करवाऊंगा। वो इंस्ट्रक्टर अब सभी लोगों से कहता है कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी ऑनर की बात है कि डिसिप्लिनरी कमेटी को भी मैं टीच करूंगा। मैं अकेला ही क्यूरियस नहीं हूँ जो कि जानना चाहता है कि आखिर डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर कितनी ताकत है। बाकी सभी लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर इन लोगों के अंदर कितनी ताकत है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इस एकेडमी के बच्चों को प्रोटेक्ट जो करने वाले हैं। ये सुनकर अर्थर सोचता है कि ये इस इंस्ट्रक्टर की एक चाल है, ये हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी इसकी चाल में नहीं फंसने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि फेरी तो काफी बेवकूफ है। वो कहता है कि मैं वॉलंटियर करूंगा आपसे लड़ने के लिए, मैं आपको अपनी एबिलिटी सिखाऊंगा। तो वो इंस्ट्रक्टर मान जाता है और अब वो फेरित को नीचे आने के लिए कहता है। फेरित भी अब उस इंस्ट्रक्टर से कहता है कि आपसे लड़कर काफी ज्यादा मजा आएगा, आपका माना कोर भी काफी ज्यादा हाई है, इसलिए मैं आपका सेंस नहीं कर पा रहा हूँ लेवल। जिस पर वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि मैं एक ऑगमेंटर हूँ, तो मैं सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक ही करने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार को वहाँ पर ले आता है। वो इंस्ट्रक्टर जानबूझकर कह देता है कि वो एक ऑगमेंटर है और लॉन्ग रेंज अटैक यूज करेगा, जिससे कि अगर वो हार भी जाए तो वो इसे एक बहाने के तौर पर यूज कर सके कि वो अपनी पूरी ताकत में नहीं लड़ रहा था। वो दोनों ही अब अपने उसी आर्टिफैक्ट को चालू कर देते हैं और अब इस डुअल को शुरू करते हैं। हम अब देखते हैं कि फेरित वहाँ पर पानी की एक डोमेन बना लेता है, जो देखकर अर्थर भी इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये चीज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फेरित अब पानी को मैनिपुलेट करके एक सांप बना लेता है और उसी से वो उस इंस्ट्रक्टर के ऊपर हमला कर देता है। पर वो इंस्ट्रक्टर अब फायर यूज करने लगता है, वो भी ब्लू वाली, जो देखकर तो अर्थर भी इंप्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि इसने अगर ब्लू फ्लेम को मास्टर कर रखा है तो ये कमजोर नहीं है। वो इंस्ट्रक्टर अपनी ब्लू फ्लेम्स का यूज करके फेरित के अटैक को भाप बना देता है और अब कुछ पानी तो उछलकर अब फेरित के ही जाकर लगता है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। ये देखकर वो इंस्ट्रक्टर जानबूझकर उसके पैरों के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और अब वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम अब सरेंडर करते हो, जिस पर फेरित भी कहता है कि हाँ मैं हार मानता हूँ, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अब अर्थर देखता है कि ये जो इंस्ट्रक्टर है ये जानबूझकर आकर फेरित को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। वहीं पर अब वो इंस्ट्रक्टर अब अर्थर की तरफ अब घूर कर देखता है और सोचता है कि देखा तुमने मेरी ताकत। अर्थर भी समझ जाता है कि ये इंस्ट्रक्टर बस उसे चिढ़ाना चाह रहा है, जिसके बाद अब फेरित अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। वहीं पर अब वो इंस्ट्रक्टर वापस से अपनी खुद की तारीफ करने लगता है और कहता है कि क्या कोई और है जो कि मुझसे लड़ना चाहेगा। ये सुनकर अब केथलीन उठ जाती है और कहती है कि मैं लड़ूंगी, जो सुनकर अब अर्थर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि केथलीन तो आइस एलिमेंट यूज करती है और ये जो इंस्ट्रक्टर जिसका नाम गिस्ट है ये फायर एलिमेंट यूज कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि केथलीन जीत पाएगी, पर अब हम लोग अब देखते हैं कि केथलीन अब गिस्ट से लड़ने के लिए आ जाती है। उन लोग का मैच शुरू हो जाता है, जहां पर केथलीन सबसे पहले अपने आइस ईगल्स का हमला करती है। दूसरी तरफ गिस्ट अपने फ्लेम्स का यूज करके अपने लिए एक शील्ड बना लेता है। इससे वो इजीली से केथलीन के अटैक को डॉज कर देता है। पर केथलीन अब भी नहीं रुकती है, वो लगातार उसके ऊपर और भी हमले करने लगती है। पर गिस्ट भी अब काउंटर अटैक कर रहा होता है अपनी फ्लेम्स का यूज करके। वो लगातार हमले कर रहा होता है, जो देखकर अर्थर भी सोचने लगता है कि ये तो वही अटैक है जो कि लूकस रैंक एग्जामिनेशन में कर रहा था। गिस्ट काफी सारे हमले कर देता है, पर अब केथलीन अब ऊपर से हमले कर देती है। ये देखकर गिस्ट भी इंप्रेस होता है। वो कहता है कि केथलीन तुम काफी टैलेंटेड हो, पर ये मुझ पर काम नहीं करेगा। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से आसमान में ही फ्लेम्स फेंकने लगता है। पर अब केथलीन अब अपने वहां पर आइस टोर्नेडो को यूज कर लेती है, जिसकी वजह से वो जो फ्लेम्स होती है उनकी डायरेक्शन अब बदल जाती है और वो और भी काफी ज्यादा तेज स्पीड में केथलीन की तरफ आने लगते हैं। वहीं गिस्ट भी अब देखता है कि केथलीन तो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर रही है। वो हमला अब केथलीन को लगने ही वाला होता है, पर तभी वहां पर अर्थर आ जाता है, जो कि उस हमले को रोक देता है। अर्थर गुस्से में आकर गिस्ट से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा ये गेम कुछ ज्यादा ही हो गया। वहीं अब गिस्ट को भी गुस्सा आ जाता है। वो अर्थर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें प्रिंसेस की चिंता हो रही है, पर तुम्हें इस तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं थी, सारी चीजें अंडर कंट्रोल थी।
तो अर्थर कहता है कि झूठ मत बोलो। ये सुनकर गीस्ट भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझ जैसा एक कमाल का प्रोफेसर ऐसा नहीं कर पाएगा? सारी चीजें कंट्रोल में थी, मैं अपने हमले को ऑन द स्पॉट रोकने ही वाला था। ये सुनकर अर्थर अब सोचता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो हमला एक बार निकलने के बाद कैंसिल नहीं हो सकता था, और वैसे भी कैथलीन हर्ट नहीं हुई है तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज को प्रूव करने का। अर्थर अब कहता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बची है, मुझे गीस्ट को फोर्स करना होगा कि वो मुझे नुकसान पहुंचाए। अर्थर अब गीस्ट से कहता है कि अब कैथलीन की जगह आपसे मैं लड़ूंगा। तो गीस्ट भी खुश होता है क्योंकि वो यही चाहता था। वहीं अब कैथलीन भी उठकर जाने लगती है। वो अर्थर से कहती है कि तुम्हारी मदद की जरूरत तो नहीं थी, पर शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ अर्थर भी अब तैयार हो जाता है गीस्ट से लड़ने के लिए, जिसके बाद अर्थर अब अपनी वही पावरफुल तलवार बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं। वहीं अब गीस्ट अब उससे कहने लगता है कि क्योंकि तुम एक ऑगमेंटर हो तो बराबर यही रहेगा कि मैं तुम्हें चूज करने दूं कि आखिर कौन से मेथड से तुम्हें लड़ना है। तो अर्थर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिस चीज में भरोसा है कि उस चीज का यूज करके तुम मुझे हरा सकते हो वही चीज यूज करो। ये सुनकर गीस्ट भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम पर बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद गीस्ट अब अपनी तलवार के ऊपर फ्लेम्स लगा लेता है और अब वो अर्थर से लड़ने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में अब जो लड़ाई चलती है वो काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। अर्थर अब उसके सभी अटैक्स को एक एक करके डॉज कर रहा होता है, जो देखकर गीस्ट अनॉयड हो जाता है। वो कहता है कि अर्थर कोई भी स्पेल यूज नहीं कर रहा है, वो बस माना का यूज करके अपनी बॉडी और स्वॉर्ड को ताकतवर कर रहा है। वो अब अर्थर को चिढ़ाने लगता है। वो अब कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि डिसिप्लिनरी कमेटी में ऐसे मेंबर होंगे जो किसी अटैक को डॉज करेंगे एक चूहे की तरह। तो अर्थर कहता है कि क्या मुझ जैसे एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हमला करने की जरूरत है भी, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि कौन जीत रहा है। आप जैसे कमाल का टीचर मेरे ऊपर एक हमला तक नहीं कर पा रहा। ये सुनकर गीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो एक ही बारी में काफी सारी फ्लेम्स को निकालने लगता है और अब उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। पर अर्थर अब भी उसके सभी अटैक्स को रोक रहा होता है। उन लोग की ये लड़ाई देखकर अब बाकी के स्टूडेंट्स भी अब घबरा जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि हमें तो नहीं लग रहा कि ये कोई ट्रेनिंग चल रही है, क्या हम इन्हें रुकवाना चाहिए। अर्थर पहले तो अब गीस्ट के हमलों को फिर से रोकने लगता है, पर एकदम से वो पीछे जाकर अब गीस्ट के ऊपर हमला ही करने वाला होता है। अर्थर की तलवार गीस्ट के लगने वाली थी, जो देखकर वो डर जाता है और पीछे हट जाता है और सोचता है कि आखिर ये चूहा इतना ज्यादा तेज कैसे हो गया अचानक से। तो अर्थर अब उससे कहता है कि कभी कभार चूहे भी खतरनाक हो जाते हैं प्रोफेसर। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अपनी तलवार के ऊपर विंड मैजिक लगा लेता है और उसे वो पीछे करने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अर्थर तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ अर्थर भी अब सोचता है कि इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से अब गीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर गीस्ट अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि इतना काफी होगा मुझे हराने के लिए। तो अर्थर कहता है कि इतना तो नहीं, पर इतना काफी होगा। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अपने हाथों से ही विंड मैजिक को यूज करके काफी सारे स्ट्राइक्स को अब गीस्ट के ऊपर फेंक देता है और अब इतने सारे अटैक्स को गीस्ट एक बारी में रोक ही नहीं पा रहा होता है। उसकी तो अब तलवार भी टूट जाती है, जिस वजह से वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाता है और अब वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अर्थर अब उसके पास आकर उसे वैसे ही चिढ़ाने लगता है जैसे गीस्ट ने फेरित को चिढ़ाया था। अर्थर अब उसे कहता है शुक्रिया अपनी गाइडेंस देने के लिए मुझे इस तरीके से। ये फाइट अब ओवर हो जाती है, जहाँ पर कैथलीन अब वहाँ से जा रही होती है, जो देखकर अर्थर अब उसके पीछे जाता है, पर तभी फेरित आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने तो काफी ज्यादा अच्छे से लड़ाई करी। तो अर्थर कहता है कि तुमने भी काफी अच्छा किया, अगर तुम्हें पता होता कि प्रोफेसर किस तरीके का मैजिक यूज करने वाला है तो तुम उसे डॉज कर लेते हैं। उन लोग की बातें सुनकर कैथरीन भी अब वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम लोग को मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो अर्थर कहता है कि सच बताऊं तो लास्ट मोमेंट पर जब तुमने अपने डिफेंस को इग्नोर कर दिया था तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। ये देखकर कैथरीन अब उन लोगों को थोड़ी देर तक घूरने लगती है, जो देखकर वो लोग भी नर्वस हो जाते हैं, पर अब कैथरीन वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे, जिस पर फेरित कहता है कि मैं भी अब जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर भी जा रहा होता है, तभी सिल्वी अब उसे कहती है कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हो, जिस पर अर्थर कहता है कि ऐसे ही। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब अपने मन में कहता है कि मेरे को ये देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है कि मैं गीस्ट को अपने विंड एलिमेंट से जल्दी खत्म नहीं कर पाया। इस चीज से मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि अभी भी मुझे काफी सारी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अगले सीन में अर्थर अब अपनी एक और क्लास करने के लिए जा रहा है और अब इस क्लास में वो आर्टिफैक्ट्स के बारे में सीखेगा। अर्थर अब जैसे ही इस क्लासरूम में आता है वो इस जगह की काफी सारी इक्विपमेंट्स को देखकर हैरान हो जाता है। वो अब कहता है कि ऐसी चीजें तो मेरी पुरानी दुनिया में भी नहीं थी। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी सीट ले लेता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो अब उसे कहती है कि क्या तुम्हारे साइड वाली जगह खाली है, अगर खाली नहीं है तो मैं कहीं और जाकर बैठ जाती हूँ। अर्थर देखता है कि ये लड़की काफी नर्वस होती है। वो अब उससे कहता है कि नहीं, ये सीट खाली है, तुम आकर बैठ जाओ।
तो वो लड़की भी अब वहाँ बैठ जाती है और अब वो काफी धीरे धीरे से कुछ कुछ कहने लगती है, जो देखकर अर्थर अब उसके करीब आ जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। अर्थर को इतना करीब देखकर वो शर्मा जाती है और कहती है कि अरे मेरा नाम एमिली है, प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये कहने के बाद अब एमिली थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। वह सोचने लगती है कि शायद ये लड़का अब मुझे अजीब समझेगा। वो ये सोच रही होती है, पर तभी अर्थर अपना हाथ हाई करता है और अब वो उसे कहता है कि मेरा नाम अर्थर है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनने के बाद एमिली भी अब काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो भी अब हिम्मत जुटाती है और अब वो अर्थर से हाथ मिलाती है। एमिली के हाथ को छूने के बाद अब अर्थर फील कर पा रहा होता है कि एमिली ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क करा है। वहीं अर्थर उसके हाथ को देख ही रहा होता है। इतने में एमिली अब शर्मा जाती है और कहती है कि माफ करना, मेरा हाथ तुम्हें गंदा लगा होगा, है ना। तो अर्थर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा हाथ भी ऐसा ही है जैसा तुम्हारा है। जो सुनकर एमिली कहती है कि लगता है कि तुमने काफी प्रैक्टिस करी है, अब समझ आया कि आखिर तुम्हें डिसिप्लिनरी कमेटी में क्यों लिया गया है। वह बताती है कि उसे आर्टिफैक्ट बनाना काफी ज्यादा मस्त लगता है, इसी वजह से वो आर्टिफैक्ट बनाने में काफी मेहनत करती है। पर अब वो कहती है कि लेकिन ऐसा करने से मेरे हाथ खराब हो गए। ऐसा बोलकर वो उदास हो जाती है। वहीं अर्थर कहता है कि मैं तो तुमसे काफी जेलस हो रहा हूँ कि तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट बनाने का इतना बड़ा पैशन है, क्योंकि जब तुम लगातार फाइट करते रहते हो तो तुम डिस्ट्रॉइंग और किलिंग करने में बेहतर होते हो, पर आर्टिफैक्ट बनाना अलग है। जितने तुम आर्टिफैक्ट बनाती हो तुम और भी ज्यादा आर्टिफैक्ट बना पाती हो। आर्टिफैक्ट बनाना काफी कमाल की चीज है। ये सुनकर एमिली कहती है कि मैंने इसे इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था, तुम 12 साल के लगते नहीं हो। तो अर्थर कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम खुद 12 साल के नहीं हो। जिस पर एमिली कहती है कि हाँ मैं 12 साल की तो हूँ, पर काफी समय हो गया है किसी ने मुझसे अच्छी बातें नहीं कही थी। पिछली बार तब कही थी जब मैंने प्रोजेक्शन डिवाइस आर्टिफैक्ट बनाया था। ये सुनकर अर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और याद करता है कि जब किंग ने सभी लोगों को ऑडियंस किया था तो उन्होंने इसी प्रोजेक्शन डिवाइस का यूज किया था सभी लोग के सामने आने के लिए। अर्थर घबरा जाता है और कहता है कि आखिर एमिली उस टाइम पर कितने साल की थी जब उसने ये आर्टिफैक्ट बनाया था। अर्थर अब उसे कहता है कि ये मेरे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आप जैसी जीनियस से मिला। ये सुनकर एमिली कहती है कि देखो कौन कह रहा है, तुम खुद एक ऐसे पर्सन हो जिसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारा जो माना बीस्ट है वो फॉक्स जैसा दिखता है। तुम इतने ताकतवर हो कि तुम प्रोफेसर को भी हरा चुके हो और एडवेंचरर्स को भी, और तुम लाइट येलो कोर स्टेज पर हो। ये सुनने के बाद अर्थर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो एमिली कहती है कि ये एक मैजिक एकेडमी है, यहाँ पर न्यूज और र्यूमर्स काफी तेजी से फैलते हैं। इतने में हम लोग अब देखते हैं कि इस क्लास का अब प्रोफेसर वहाँ पर आ जाता है सभी को पढ़ाने के लिए। हमें पता चलता है कि वो प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि जीडियोन है। जीडियोन सभी से कहता है कि मैं प्रोफेसर जीडियोन हूँ, महान आर्टिफैक्ट बनाने वाला। तुम लोग को ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि मैं इस क्लास का टीचर हूँ। तभी जीडियोन अब अर्थर को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी क्लास में होगे। जिस पर अब अर्थर भी सोचता है कि कितना झूठ बोलते हो। अगले सीन में जीडियोन अब अपनी महान कथा बताने लगता है कि अब से 20 साल पहले मैंने ये आर्टिफैक्ट बनाया था, अब से 3 साल पहले मैंने ये आर्टिफैक्ट बनाया था, फलाना फलाना। ये सब सुनकर अर्थर बोर हो जाता है, पर तभी अचानक से एक उल्लू उड़कर आता है और अब वो सीधा अर्थर के कंधे पर बैठ जाता है। उस उल्लू को देखकर अब सिल्वी डर जाती है और अब अर्थर को बताती है कि ये उल्लू खतरनाक है। तभी जीडियोन अर्थर से कहता है कि घबराओ मत, डायरेक्टर सिंथिया तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर एमिली भी अब अर्थर से कहती है कि देखा तुम्हारे र्यूमर्स कितनी जल्दी से फैल गए हैं। तो अब अर्थर भी कहता है हाँ। जिसके बाद अर्थर अब सिंथिया के रूम की तरफ जा ही रहा होता है, पर तभी अब वो देखता है कि सिंथिया के रूम से काफी गुस्से में कैथरीन बाहर निकलती है। अर्थर उसे हाय बोलने ही वाला होता है, पर वो देखता है कि कैथरीन गुस्से में है, इसलिए वो उसे कुछ कहता नहीं है। अर्थर अब अंदर जाता है और देखता है कि सिंथिया भी थोड़ी बहुत गुस्से में लग रही है। वो सोचता है कि क्या मुझे अंदर जाना भी चाहिए, तो सिंथिया उसे अंदर बुला भी लेती है। वहीं अर्थर अब काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो तो सोच ही रहा होता है कि सिंथिया मुझे काफी डांट मारने वाली है। वो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें पता चल गया कि मेरी गीस्ट के साथ लड़ाई हुई है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर वो सब क्यों हुआ। जिस पर अब वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें उसलिए नहीं बुलाया है। तो फिर अर्थर कहता है कि तो फिर तुमने किस लिए बुलाया है। ये सुनने के बाद सिंथिया उसे काफी देर तक घूरने लगती है। तो अर्थर कहता है कि आखिर बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है। तो सिंथिया कहती है कि क्यों ना तुम प्रैक्टिकल माना मैनिपुलेशन के प्रोफेसर बन जाओ। ये सुनकर अर्थर कहता है कि क्या तुम मुझे कह रही हो। आखिरकार कैथरीन ने तुम्हें मेरे बारे में ऐसा क्या बता दिया जिसकी वजह से तुम मुझे प्रोफेसर बनने के लिए कह रही हो। तो सिंथिया कहती है कि कैथरीन इस किंगडम की प्रिंसेस है और तुम उसे नाम से बुला रहे हो। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अर्थर अगर तुम दोनों प्रिंसेस का दिल चुरा लोगे तो। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाए टेसिया और कैथरीन के बीच में। तो अर्थर कहता है कि इस तरीके से मजाक करना बंद करो, और वैसे भी तुम इस बारे में मजाक कर रही हो ना कि मैंने तो अपना स्कूल में पहला दिन भी खत्म नहीं किया, और ऊपर से मैं तो बस अभी तक एक स्टूडेंट हूँ। आखिर मैं कैसे प्रोफेसर बन सकता हूँ।
हूँ, क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? जिस पर सिंथिया कहती है कि मैं इस एकेडमी की डायरेक्टर हूँ, तो जो मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। वैसे भी ऐसे भी बहुत बार हो चुका है कि जो क्वालिफाइड अपर क्लासमैन होते हैं वो भी बेसिक कोर्स सिखाते हैं, तो तुम फिर टीचर बन सकते हो। तो अर्थर कहता है कि तो फिर गीस्ट का क्या होगा? तो सिंथिया कहती है कि मैंने गीस्ट को एकेडमी से निकाल दिया है। उसके बारे में वैसे भी काफी सारी कंप्लेंट सुनने को आ रही थी और प्रिंसेस केथलीन ने भी मदद करी है। ये सुनकर अर्थर कहता है कि ठीक है, पर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो सिंथिया कहती है कि क्योंकि एक प्रोफेसर की जॉब अब खाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्रोफेसर बनो। मेरा कोई और दूसरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है अर्थर, तो तुम्हें बिल्कुल भी सस्पिशियस होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि तुम प्रोफेसर्स के साथ भी लड़ पाओगे? तो अर्थर कहता है कि हाँ, आइडिया बुरा तो नहीं है, पर अगर मैं प्रोफेसर बनूंगा तो बच्चों के पेरेंट्स काफी कंप्लेन करेंगे। जिस पर सिंथिया कहती है कि उनके कंप्लेन करने से क्या होता है, इस एकेडमी के डायरेक्टर तो मैं ही हूँ, और वैसे भी क्लास को कैंसिल करने से तो बेहतर यही है। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें प्रोफेसर बनना है या फिर नहीं। वैसे तुम्हें लगता है कि ये बेहतर रहेगा क्योंकि तुम वैसे भी उस क्लास में बैठकर बोर ही होगे, क्योंकि उस क्लास में जितना कुछ भी सिखाया जाएगा उससे तुम्हें 10 गुना ज्यादा आता है। ये सुनकर अर्थर भी अब सोचता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी प्रेजेंस को ज्यादा देर तक छुपा पाऊंगा। तो अर्थर भी अब मान जाता है इस एकेडमी का प्रोफेसर बनने के लिए। ये सुनकर सिंथिया भी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम काफी कमाल का काम करोगे। जिसके बाद अब अर्थर वहां से चला जाता है। अर्थर को जाता हुआ देख सिंथिया अब कहने लगती है कि पता नहीं क्यों आखिरकार इस लड़के में कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से मैं हमेशा इसमें इंटरेस्टेड रहती हूँ। इसके साथ नेगोशिएशन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ऐसा लगता है कि मैं किसी रॉयल फैमिली के साथ नेगोशिएशन कर रही हूँ। एवियर, आखिर तुम अर्थर के बारे में क्या कहना चाहोगे? वहीं हम देखते हैं कि एवियर इस उल्लू का नाम है। वो सिंथिया से कहता है कि अर्थर सही में काफी अलग है। वैसे भी अर्थर को एक बच्चे की नजर से मत देखना, इसका मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी को साइड में रखो। ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो कि आंखें नहीं देख पाती हैं। जिस पर सिंथिया कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कह पा रहे हो? जिस पर एवियर कहता है कि अर्थर के बॉन्ड को देखकर। वो अब सिंथिया को बताता है कि ये जो सिल्वी है ये और कोई नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। ये सुनकर सिंथिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर एवियर कहता है कि मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि जो सिल्वी है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कि मैं तक उसे नहीं हरा पाऊंगा। ऐसा बोलकर वो सिंथिया से कहता है कि अंत में मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अर्थर को कभी भी अपना दुश्मन मत बनाना। अगर अर्थर को विश्वास के साथ और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो वो हमारा काफी ज्यादा पावरफुल दोस्त बन सकता है, पर अगर अर्थर को बिट्रे किया गया या फिर उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो वो इस कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। ये बात अब सुनने के बाद तो अब सिंथिया भी डर जाती है। अगले सीन में अर्थर अपना खाना लेकर आ जाता है जहाँ पर इलाइजा अब उसे मिलता है और कहता है कि यहाँ पर आकर खाना खाओ। तो अर्थर भी वहाँ पर बैठ जाता है जहाँ पर इलाइजा ने पहले से ही एक लड़की को भी बिठा रखा था अपने साथ। इलाइजा अर्थर से कहता है कि ये शार्लेट है और अब वो शार्लेट से कहता है कि ये अर्थर है मेरा बेस्ट फ्रेंड। जिसके बाद अर्थर इलाइजा से कहता है कि मेरे बिना तुम्हारी क्लासेस कैसे गई? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे बिना बहुत अच्छी गई, मुझे बेसिक चेन कास्टिंग और माना यूटिलाइजेशन काफी अच्छे लगे। वो अर्थर को ये बताता है कि शार्लेट मेरी चेन कास्टिंग क्लास में है और ये काफी अच्छी है चेन कास्टिंग करने में। ये सुनकर शार्लेट भी शर्मा जाती है। वहीं इलाइजा अर्थर से कहता है कि तुम्हारी क्लास कैसे गई? मैंने सुना कि तुमने अपने प्रोफेसर को हरा दिया। तो अर्थर कहता है हाँ, दरअसल उन सब के बाद उस क्लास का टीचर यानी कि प्रोफेसर मुझे ही बना दिया गया। ये सुनकर इलाइजा इतना शौक हो जाता है कि वो अपना खाना अर्थर के ऊपर ही थूक देता है। वह हैरान होकर अर्थर से कहता है क्या तुम प्रोफेसर बन गए हो? तो अर्थर कहता है हाँ, जिस प्रोफेसर को मैंने हराया मुझे उसी क्लास का टीचर बना दिया है। अब मैं प्रोफेसर हूँ, इस तरीके से मुझ पर खाना मत फेंको। जिस पर इलाइजा कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रोफेसर हो या फिर नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी क्लासेस को कभी कभार छोड़कर तुम्हारी क्लास में आ जाऊँ तुम्हें एक्शन में देखने के लिए। जिसके बाद वो अर्थर से कहता है कि वैसे मैं और शार्लेट डाउनटाउन में जाने वाले हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्या तुम भी चलोगे? वहीं पर अब शार्लेट काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो अर्थर से कहती है कि हाँ, तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो अर्थर कहता है कि माफ करना, मेरी अभी कुछ क्लासेस रहती है जो कि अपर डिवीजन की है, मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता हूँ। तो इलाइजा कहता है ठीक है। वो अब शार्लेट से कहता है कि चलो फिर तुम और मैं अकेले चलेंगे। ये सुनकर शार्लेट अब थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। वो अब बहाने मार देती है और कहती है कि माफ करना, मुझे याद आया कि मुझे कुछ काम है, हमें कभी और जाना चाहिए पर हम तीनों एक साथ जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। जाने से पहले वो इलाइजा को छोड़कर अर्थर को गुड बाय करती है। वहीं इलाइजा को तो समझ ही नहीं आता है कि शार्लेट उसे बात नहीं करना चाहती थी। वो कहता है कि जरूर शार्लेट का कोई बिजी काम होगा।
कोई बात नहीं, मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर लूंगा। वैसे अर्थर तुम्हें शार्लेट अच्छी लगी ना? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास चांस है ना कि मैं उसे पटा सकता हूँ? जो सुनकर अर्थर अब उसे कुछ कहता नहीं है। उसे मोटिवेट करने के लिए वो सीधा उसे कह देता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें और कोई बेटर डिजर्व करता है। अगले सीन में अर्थर अब अपनी अपर डिवीजन क्लास लेने के लिए आ जाता है, जहाँ पर सही बच्चे अब उसे घूर रहे होते हैं। तभी अर्थर देखता है कि वहाँ पर क्लेयर और कर्टिस भी होते हैं। वो अब अर्थर से कहते हैं कि हमें नहीं लगा था कि तुम भी इस क्लास में होगे। अर्थर भी अब उन लोगों के पास चला जाता है, जहाँ पर क्लेयर अब अर्थर को टाइटली पकड़ लेती है और कहती है कि यहाँ क्लास में हमें काफी अच्छे से परफॉर्म करना है, हम लोग डिसिप्लिनरी कमेटी का नाम खराब नहीं कर सकते हैं। तो अर्थर भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि इस क्लास के अब बाकी के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। क्लास में तो टेसिया भी होती है, वो भी अब वहाँ पर अर्थर को देखकर काफी खुश हो जाती है और अब वो उसी के पास आ रही होती है। पर अब जैसे वो देखती है कि क्लेयर ने तो अर्थर को गले लगा रखा है, वो भी काफी कस के, जो देखकर टेसिया काफी बुरा मान जाती है। अर्थर अब टेसिया को हाय बोलने की कोशिश करता है, पर अब टेसिया काफी ज्यादा उदास होकर वहाँ उसे इग्नोर करके चली जाती है। जो देखकर क्लेयर कहती है कि लगता है कि टेसिया का मूड खराब है, जिस पर अर्थर कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी कर्टिस अब कहता है कि चलो हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो लोग भी अब आगे जा ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से अर्थर के सामने से उसका सबसे खतरनाक दुश्मन जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लूकस था। अर्थर अब जैसे लूकस को देखता है, उसका अब खून खोलने लगता है। अर्थर अब याद करने लगता है कि किस तरीके से लूकस ने कितने सारे क्राइम्स करे थे। वहीं अब लूकस भी अर्थर को देख रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर अब एक काफी बड़े ईगल पर एक इंस्ट्रक्टर बैठ कर आ जाती है। वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती है और कहती है कि मेरा नाम है प्रोफेसर ग्लोरी और मैं इस टीम फाइटिंग मैकेनिज्म की इंस्ट्रक्टर होने वाली हूँ, और ये मेरा फ्लेयर हॉक एक बॉन्ड है, इसका नाम टॉर्च है। ये सुनकर अर्थर अब ग्लोरी को अप्रेस करने लगता है और देखता है कि आखिर वो कितनी ताकतवर है। वो अब उसके ऊपर अप्रेजल करने लगता है, पर इसके बारे में ग्लोरी को भी पता चल जाता है और अब वो अर्थर के अप्रेजल को कट कर देती है, जिस वजह से अर्थर को दर्द हो जाता है। अर्थर अब सोचता है कि जो ग्लोरी है वो अपने लेवल को और एलिमेंटल एट्रीब्यूट को कुछ बच्चे के सामने छुपा रही है, पर क्यों? तभी अचानक से अब ग्लोरी अर्थर के पास आ जाती है और कहती है कि तुम तो मेरे नए कलीग हो ना, तुम्हारा नाम अर्थर है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनने के बाद बाकी के स्टूडेंट्स भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार ग्लोरी ने अर्थर को अपना कलीग क्यों बुलाया, क्या अर्थर एक प्रोफेसर है? एक स्टूडेंट अब डायरेक्टली पूछ ही लेता है। वो ग्लोरी से कहता है कि ये जो अर्थर है, जो न्यू स्टूडेंट है, डिसिप्लिनरी कमेटी के साथ साथ ये प्रोफेसर भी है। जिस पर वो भी कहती है हाँ। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मौका तो सीनियर स्टूडेंट को भी नहीं मिलता है, तो आखिर इस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कैसे मिल गया? वो सभी लोग अब अर्थर के बारे में लगातार बात कर रहे होते हैं, जो देख क्लेयर सभी को शांत कराती है और कहती है कि जेलस होना बंद करो। वहीं अर्थर अब समझ जाता है। वो कहता है कि ग्लोरी ने मुझे जानबूझकर सभी लोगों के सामने टारगेट बनाया है। सभी स्टूडेंट्स अभी भी आनातानी कर रहे होते हैं, जो देखकर ग्लोरी सभी से कहती है कि हम लोग को डायरेक्टर के डिसीजंस को मानना चाहिए। अर्थर ने डायरेक्टर को हराकर ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है। ये सुनकर अब कुछ लोग कहने लगते हैं कि एक प्रोफेसर को हराना इतनी क्या बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। जिस प्रोफेसर को अर्थर ने हराया है वो तो बस एक बेकार का एडवेंचरर ही था। ये सुनकर ग्लोरी कहती है कि तुम में तो काफी जोश है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम लोग अपने नए प्रोफेसर को टेस्ट कर लो। ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स भी अब काफी ज्यादा डेडली हो जाते हैं। वो अब कहने लगते हैं कि हम लोग इस नए स्टूडेंट को मार देंगे, आखिरकार ये सारी अटेंशन अपने ऊपर कैसे ला सकता है। ये सब कुछ देखकर अर्थर अब टेसिया से कहता है कि क्या तुम ये देख पा रही हो? वह टेसिया भी शर्मा जाती है और वो अपने चेहरे को दूसरी साइड कर लेती है और ऐसा एक्ट करती है कि उसने अर्थर को देखा ही नहीं। वहीं अब अर्थर ग्लोरी से कहता है कि माफ करना, ये ऑफर मुझे देने के लिए, पर डायरेक्टर ने कहा है कि मैं थोड़ा शांति से चीजों को करूं, और वैसे भी ये मेरा पहला दिन है तो लड़ाई करना सही नहीं रहेगा। जिस पर ग्लोरी कहती है कि चिंता मत करो, ये सब करने में काफी मजा आएगा। भले तुम अपर डिवीजन क्लास में एक फर्स्ट ईयर हो, फिर भी तुम्हें अच्छे से स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो अब अर्थर के कानों में कहती है कि तुम्हें बस अपनी थोड़ी सी पावर प्रूव करनी है, जिससे कि सभी लोग विश्वास कर सके कि तुम एक प्रोफेसर बनने के लायक हो। ऐसा बोलने के बाद वो सभी स्टूडेंट से कहती है कि तैयार हो जाओ अर्थर से लड़ने के लिए। जो देखकर अर्थर भी अब सोचने लगता है कि ये ग्लोरी जानबूझ के अपने मजे के लिए ये सब कर रही है। ग्लोरी अब सभी से कहती है कि हम लोग वॉर कॉन्क्वेस्ट करेंगे। जो सुनकर कर्टिस कहता है कि मेरे पास एक सजेशन है, क्यों ना हम लोग एक टीम मॉक बैटल करें, जिसमें डिसिप्लिनरी कमेटी के तीनों ही मेंबर एक ही टीम में होंगे। इससे हम लोग को भी काफी अच्छा मौका मिल जाएगा टीम वर्क पर काम करने के लिए। तो ग्लोरी कहती है कि हाँ, अच्छा आइडिया है। तभी क्लीव अब कहता है कि टेसिया और मैं अपोनेंट वाली टीम में होंगे। वही टेसिया ये चाहती नहीं है, वो क्लीव को रोकने की कोशिश करती है, पर ग्लोरी कहती है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है।
अब चीजें एक्साइटेड होंगी ना, क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी के बीच में और स्टूडेंट काउंसिल के बीच में लड़ाई होगी। वैसे तुम लोग बस 2 लोग हो और यहाँ पर 3 लोग हैं, तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। जो सुनकर लूकस कहता है कि चलो फिर मैं भी काउंसिल टीम के अंदर रहूंगा। उसे देखकर ग्लोरी कहती है कि तुम तो लूकस हो ना, तुम वही जीनियस हो ना जिसके बारे में सही बात करते हैं। तुम्हारा आइडिया अच्छा है, इससे हम लोग तुम्हारी एबिलिटीज को भी देख पाएंगे। इसी के साथ अब उन लोग की अब टीम डिसाइड हो जाती है, जहाँ पर अर्थर और लूकस अब आपस में ही टकरा जाते हैं। तभी लूकस अब गुस्से में अर्थर से कहता है कि तो तुम ही वो कॉमनर हो जिसने डिसिप्लिनरी कमेटी में मेरी पोजीशन मुझसे छीन ली। तो अर्थर कहता है कि वो पोजीशन तुम्हारी स्टार्टिंग से ही थी नहीं, मैं छीनता कैसे तुमसे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब लड़ने के लिए अपने अपने गियर पहन लेते हैं। वहीं अर्थर को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है, तो टेसिया अब उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। अर्थर भी अब उससे कहता है कि क्या इस तरीके से प्रिंसेस मेरी मदद करते हुए अच्छी लगेगी। ये सुनकर टेसिया उसके हाथ को काफी जोर से दबा देती है और कहती है कि बात करना बंद करो। तो अर्थर अब उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे इतना फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग बाकी स्टूडेंट से काफी दूर हैं, वो लोग हमें सुन नहीं सकते हैं। जिस पर अब टेसिया कहती है कि मुझे इस चीज से काफी नफरत है कि मुझे ऐसा एक्ट करना पड़ता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो अर्थर कहता है कि तो फिर ऐसा एक्ट करना बंद कर दो। तो टेसिया कहती है कि अगर मैं तुमसे और फ्रेंडली होकर बात करूंगी तो तुम्हारे पर और भी ज्यादा अटेंशन आएगा। और वैसे भी सिंथिया ने कहा था कि तुम अपने आप को छुपाना चाहते हो, अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लाना चाहते हो। जिस पर अर्थर कहता है कि चिंता मत करो, मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा अटेंशन आ चुका है। तो टेसिया कहती है कि लेकिन कुछ सीक्रेट्स तो रखनी चाहिए ना, जैसे सिल्वी की ट्रू आइडेंटिटी। वो अब अर्थर से ये भी कहने लगती है कि मैं तुम्हारे वाटर एलिमेंट को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। वहीं इससे पहले टेसिया पूरी बात खत्म कर सके, अर्थर अब उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मैं अपनी ज्यादातर एबिलिटीज को सीक्रेट रख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी रखो सीक्रेट उन्हें। ऐसा बोलकर वो टेसिया से कहता है कि वैसे तुम्हें मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलकर अर्थर उसके काफी करीब आ जाता है, जो देखकर टेसिया भी शर्मा जाती है और कहती है कि तुम काफी क्लोज हो। तभी वहाँ ग्लोरी आ जाती है, जो कि उनसे कहती है कि निब्बा निब्बी वाली हरकतें बंद कर दो, मैच 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। वहीं निब्बा निब्बी वाली बात सुनकर टेसिया शर्मा जाती है और वो अर्थर को धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। वहीं उसे जाता हुआ देख अर्थर उसे रोकता है और कहता है कि चलो इस मैच में अपना बेस्ट देंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सालों में तुमने कितनी इंप्रूवमेंट करी है। तो टेसिया भी कहती है ठीक है, तो फिर संभल कर रहना, क्योंकि मैं तुम पर इजी नहीं रहने वाली हूँ। और अब इसी के साथ उन लोग के बीच में ये लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है। और अब इसी के साथ गाइस माफ करना, पर इस एपिसोड को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। मुझे पता है भाई कि मैं हमेशा एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर ही एपिसोड को खत्म कर देता हूँ, पर अब क्या करो यार, ये एपिसोड कुछ ज्यादा बड़ा जो बन चुका है। अगर तुम लोग का एपिसोड जल्दी जल्दी चाहिए तो मेरे को छोटे छोटे पार्ट बनाने पड़ेंगे, पर फिर भी भाई ये एपिसोड आधे घंटे से तो ज्यादा का ही है, तो तुम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते हो। एनीवेज आई होप कि तुम लोग को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर लाइक करके जाना। 3000 लाइक्स आज इस वीडियो पर भी करा दो। तुम लोग हर बार करा देते हो, तो भाई इस वीडियो के ऊपर भी 3000 लाइक्स कर देना। एंड यार ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो उन लोगों से भाई ये की रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। अरे यार आउटरो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, इसके लिए माफी देना। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।